अच्छा भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2018 के पास्ट पेपर्स। मई जून 18 पेपर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये पेपर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसमें जो कोडिंग का क्वेश्चन है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आई वुड से कि आप लोगों को चाहिए कि पहले वो क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो। जैसे ही वो क्वेश्चन आए उसको पॉज करो। बेशक आपका एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा उसे फिगर आउट करने में, लेकिन खुद फिगर आउट करके करो तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि उससे आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने खुद जब ये क्वेश्चन, चलो मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन, लंबा नहीं, थोड़ा सा बस ट्रिकी है। उसमें एक ट्रिक है, अगर आपको समझ आ जाए तो हो जाएगा। तो आज के पेपर में मैं आपको स्पेशली स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि भाई प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस, स्पेशली जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो खुद करना है, एक बार ट्राई करना। अच्छा, उसके अलावा तो बाकी पेपर आसान था, वो कर लेते हैं। A farm has a number of greenhouses used to grow vegetables, ठीक है। Each greenhouse has a different identification number. A program is needed to store the temperature information for each greenhouse. अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई नेम्स देने हैं बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफाई नेम्स देते हुए दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि वो होना चाहिए रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज़ कि वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस होने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसका नाम अगर रख रहे हो टेम्परेचर 1, तो इसका नाम भी आप T1 रख दो, या इसका नाम स्मॉल टी के साथ रख दो। इससे एम्बिग्विटी आ जाती है कि ये दोनों तो सेम नाम है ऑलमोस्ट। एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यूनिक नेम होने चाहिए, और वो सूटेबल होने चाहिए रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन। उनके नाम ऐसे होने चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो। इन्हीं दो बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस के अंदर की टेम्परेचर की बात हो रही है, उसके बाद ग्रीन हाउस के बाहर की टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना टेम्प ग्रीन हाउस, अब ये मीनिंगफुल तो है लेकिन ये एम्बिगुअस भी है। एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि अगर मैं आउटसाइड का करूँ तो आउटसाइड का भी टेम्प ग्रीन हाउस ही बनेगा इस तरह। तो अब मुझे क्या पता है कौन सा बाहर का है कौन सा अंदर का है। तो एम्बिगुइटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर नाम होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आप लोग कुछ भी रख लो, इसको हम कह देते हैं इनसाइड टेम्प। यहाँ पे हम कह देते हैं आउटसाइड टेम्प। कुछ भी आप रख सकते हो, बस इट शुड बी रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद द ग्रीन हाउस आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसको हम लोग कह देते हैं ग्रीन हाउस आईडी। आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो बस जिस चीज का आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके आगे आईडी। द टाइम ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट्स। अच्छा, टेम्परेचर मेजरमेंट के टाइम को हम कह सकते हैं मेजरमेंट टाइम, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो टेम्परेचर की जब हम मेजरमेंट लेते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल। तो आप सैंपल टाइम भी कह सकते हो, मेजरमेंट टाइम भी कह सकते हो। सिर्फ टाइम ना लिखना क्योंकि वो थोड़ा एम्बिगुअस हो जाएगा। सैंपल टाइम कह लो, मेजरमेंट टाइम कह लो, इस तरह का कुछ भी। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम वेरिएबल्स हैव द वैल्यूज बिलो। अच्छा, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है और उसकी बेसिस पे आपने ये एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करना है। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा अब इस पॉइंट पे मैं यही एज्यूम करूंगा कि आप लोगों को ये सारे के सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले फंक्शंस आते हैं, स्पेशली मिड, लेफ्ट, राइट, मॉड, ये सारे के सारे फंक्शंस आपको आते हैं। अगर नहीं भी आते तो मैं एक बार हल्का हल्का सा रिपीट कर लूंगा, पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। अच्छा, मिड का फंक्शन क्या करता है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपकी लेंथ होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लेंथ तक इस वेरिएबल में से वो स्ट्रिंग निकाल लेता है। तो सब्जेक्ट पे जाओ। सब्जेक्ट पे 6 इंडेक्स से स्टार्ट करो और तीन निकालो, 3 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6। तो 6 7 और 8, 6 को इंक्लूड करके इन तीनों को उठा लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? TER आ रहा है। TER किसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है? FAS के साथ। तो क्या बन जाएगा? फास्ट। और ध्यान रखना कि ये एक स्ट्रिंग है तो इसको आपने इस तरह इनक्लोज करना है कोटेशन मार्क्स में। उसके बाद लेफ्ट मार्क 1। अच्छा, मार्क क्या है? अब मार्क यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं है, मार्क की डेटा टाइप है इंटीजर। हमें कैसे पता? क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ 60 लिखा हुआ है।
इससे हमें क्या पता चलता है कि अब हम लेफ्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट किस चीज का फंक्शन है? लेफ्ट एक फंक्शन है स्ट्रिंग पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर। उसके बाद ये सी क्या करता है, वो किसी भी गिवन कैरेक्टर की आस्की बताता है। तो ग्रेड बी। अब बी की आस्की क्या होगी? हमें ये पता है कि ए की आस्की 65 होती है, कैपिटल ए की। तो बी की उसके बाद वाली होगी 66। तो आस्की 60, आस्की बी से 66 आ जाएगा। 66 प्लस 10, 76। अच्छा, उसके बाद मॉड। मॉड क्या करता है? हमेशा रिमाइंडर देता है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करता है और इनका जो रिमाइंडर आता है वो मॉड देता है। एवरेज मार्क इंटू टू। एवरेज मार्क क्या है? 49.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आना चाहिए? 99 आनी चाहिए। 49, हाँ ठीक है। 99, हाँ ठीक है, 99 ही आएगा। डिवाइडेड बाई 3। अब 99 को जब हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, हमें पता है कि ये डिवाइड हो सकता है 33 से। हाँ, 99 आ जाएगा, रिमाइंडर आया 0। हमारा आंसर होगा 0। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड। कोर्स कंप्लीटेड क्या है? कोर्स कंप्लीटेड एक बुलियन है जिसकी वैल्यू है ट्रू एंड मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। जब भी आपके लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे कोई चीज हो और दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा हो, इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ये पूरा समझ लो एक्सप्रेशन है जो कि इवेल्युएट होता है टू ट्रू या फॉल्स। अब ये किस पे इवेल्युएट हो रहा है ये देख लेते हैं। मार्क। मार्क की वैल्यू क्या है? 60। तो मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, बिल्कुल है। ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब वो कह रहा है कि आप इनकी डेटा टाइप बताओ। मार्क की डेटा टाइप क्या है? हमने खुद देखा था, इंटीजर। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास था, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद ग्रेड एक कैरेक्टर है। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड एक बुलियन। और उसके बाद एवरेज मार्क हमारे पास है रियल। तो यही लिख लो आप, स्ट्रिंग कैरेक्टर बुलियन रियल। बुलियन। उसके बाद आ जाता है रियल। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, द फॉलोइंग इज अ फंक्शन डिजाइन इन सूडो कोड। लाइन नंबर्स आपको गिवन है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले आपसे फीचर्स पूछ रहा है, उसके बाद फिर और फीचर्स पूछ रहा है, और उसके बाद लाइंस पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, सूडो कोड इंक्लूड्स फीचर्स दैट मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे रीडेबिलिटी की बात हो रही है, कोड रीडेबिलिटी की। आप ऐसे दो फीचर्स बताओ जिससे आपको कोड पढ़ने में आसानी होती है। कोड पढ़ने में आसानी में हम लोग एक फीचर ये कह सकते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स है ना, रिटर्न एंड इफ ये कैपिटलाइज। इनके कैपिटल होने से आपको समझ आ जाती है कि ये एक गिवन कीवर्ड है, ये कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो कैपिटलाइज कीवर्ड्स। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा ये देखो, ये जो ब्लैंक लाइन, हर थोड़ी उसके बाद ब्लैंक लाइन थोड़ी भी कोड रीडेबिलिटी। हमें पता है कि ये जो एरिया है ये पूरा डिक्लेरेशन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसके बाद एक लाइन है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लैंक लाइन्स की वजह से हमारी कोड को पढ़ने में आसानी है। अगर ये सारा एक के साथ लिखा होता तो समझ कि कहाँ से डिक्लेरेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ पे क्या। अच्छा, उसके बाद state two additional features that should be used to make this pseudocode easier to read। अब आपने और मजीद फीचर्स बताने हैं जो कि रीडेबिलिटी आपकी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये फीचर्स तो पढ़े होंगे, कोड रीडेबिलिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसमें आप देखो कौन से। एक फीचर जो मुझे लग रहा है वो है आइडेंटिटी। देखो, जब भी हम लोग एक लूप लगाते हैं तो वाइल लूप के अंदर आइडेंटिफिकेशन देखिए, वो यहाँ पे नहीं हुआ होगा। तो वो लिख लेते हैं हम, इंडेंटेशन। उसके अलावा और क्या हो सकता है कोड रीडेबिलिटी में? अगर आप वेरिएबल्स के नाम देखो,
एन सी सी एन, इनसे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है, तो हमारे पास कोड रीडेबिलिटी का एक और रूल है कि आपके जो वेरिएबल नेम्स हैं वो मीनिंग चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब स्टडी द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फीचर्स। आपने अब ये सारे फीचर्स आइडेंटिफाई कर, अलाइन नंबर कंटेनिंग एन एग्जांपल ऑफ एन असाइनमेंट। असाइनमेंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो रही है। ये असाइनमेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, जहाँ जहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है कोई एक लाइन लिख लो। हम लिख लेते हैं लाइन 8। उसके बाद लाइन नंबर कंटेनिंग द स्टार्ट ऑफ अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप कौन सा होता है? व्हाइल लूप। उसके बाद लाइन नंबर कंटेनिंग द एंड, स्टार्ट और एंड ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो 11 और 24। 11, 24। उसके बाद अलाइन नंबर कंटेनिंग स्टार्ट ऑफ अ सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है? या तो इफ या तो केस। इफ कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ ठीक है, लाइन नंबर 17। उसके बाद द नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास टू द लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने पास होते हैं? हमें वैसे भी पता है, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। लेफ्ट फंक्शन कितने पैरामीटर? 1, 2, 2 पैरामीटर्स। उसके बाद द बुलियन ऑपरेटर यूज्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो बुलियन ऑपरेटर क्या है। बुलियन ऑपरेटर होते हैं नॉट। इन तीन में से देखते हैं यहाँ पे क्या है? और यूज हुआ है। दैट्स इट, बस सिर्फ और यूज हुआ। तो और उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स द फंक्शन लेफ्ट इज कॉल्ड फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि लेफ्ट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा काउंट डिजिट के अंदर अगर आप ये फंक्शन कॉल करो। अगर आपकी फंक्शन कॉल ये हो और इस पे जब हमारा काउंट डिजिट्स का लूप चल रहा होगा, लेफ्ट फंक्शन बार कॉल होगा। इसके लिए अब थोड़ा सा हमें एक बार समझने की जरूरत है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। पूरा कोड आपको समझने की जरूरत नहीं भी है, आप ओवरऑल देखोगे ना आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, AB27C4। AB27C4, अगर इस पे हमारी ये फंक्शन कॉल होती है तो क्या होगा? सबसे पहले एन में जाएगा लेंथ ऑफ इंस्ट्रिंग। इंस्ट्रिंग यही है हमारे पास, तो एन में क्या वैल्यू चली जाएगी? 1 2 3 4 5। एन में वैल्यू चलेगी ये 6। अब वाइल का लूप लगा हुआ है, जब तक 6, जब तक एन ग्रेटर देन, और हर पॉइंट पे मोस्ट प्रॉब्ली एन डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग इसेंशियली कर क्या रहे हैं? हम सबसे पहले वैल्यू देते थे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और लेफ्ट फंक्शन इसी लूप के अंदर कॉल हो रहा है, तो लेफ्ट फंक्शन बार कॉल होगा। एक बार 6 के साथ कॉल होगा जब एन की वैल्यू होगी, फिर एन की वैल्यू 5 पे कॉल होगा, फिर एन की वैल्यू 4 पे कॉल होगा, फिर एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 2, 1। जीरो पे इसलिए कॉल नहीं होगा क्योंकि जैसे ही जीरो पे आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लेफ्ट फंक्शन टोटल कितनी बार कॉल हो रहा है? 1 2 3 4 5, 6 टाइम्स लेफ्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि लूप के अंदर 6 बार ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6। उसके बाद द नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो कि फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हुए हैं। लोकल वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? एन सी, सी और एन। ये तीन डिक्लेयर हुए हैं, तो ये तीन लिख लो। इजी था इतना, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं। अच्छा, उसके बाद there is a mistake in the pseudocode that would produce a data type mismatch error if the programmer were to write similar program code. Describe this mistake and how it may be corrected. अब आपको यहाँ पे pseudocode को लिखना है, क्योंकि अब क्या करना है, आपने आपने एक गलती निकालनी है जहाँ पे डेटा टाइप का मिसमैच आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा study करते हैं इसको। जब उसने आपको बता दिया कि डेटा टाइप का मिसमैच, पहले हम लोग डेटा टाइप। अच्छा, एन सी क्या है? कैरेक्टर। सी इंटीजर है, एन इंटीजर। अच्छा, काउंट डिजिट्स करता क्या है? काउंट डिजिट्स आपको नाम से पता चल रहा है कि वो आपके डिजिट्स काउंट करेगा।
गिवन स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्टार। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा मसला लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज डिजिट काउंट करोगे तो आपको इंटीजर रिटर्न करना है। लेकिन हम देखते हैं आगे क्या। अच्छा, सी को हमने जीरो कह दिया, एन में हमारा चला गया लेंथ, और एन सी हमारे पास कैरेक्टर है, तो while n is greater than जीरो, जीरो से बड़ा है, एन सी इज इक्वल टू लेफ्ट इंस्ट्रिंग कॉमा वन। एन सी में क्या हो रहा है, इंस्ट्रिंग का हमारे कैरेक्टर आ रहा है, उसके बाद एन डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद इंस्ट्रिंग इज इक्वल टू राइट इंस्ट्रिंग कॉमा एन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब सबसे पहले उसका लेफ्ट कैरेक्टर उठाते हैं, उसके बाद उस लेफ्ट कैरेक्टर को ए बी क्या था वो 27C4, हम सबसे पहले हमने लेफ्ट कैरेक्टर ए को हमने सेव किया, उसके बाद हमने कहा इंस्ट्रिंग की वैल्यू है राइट इंस्ट्रिंग कॉमा एन, एन की वैल्यू क्या है 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा ए को एक्सक्लूड करके ये सारा सेव कर रहे हैं, अब इंस्ट्रिंग की वैल्यू ये आई आई होप ये समझ आ गई आप लोग। इफ एन सी इज लेस देन जीरो और एन सी इज ग्रेटर देन 9, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर एन सी जीरो से छोटा और 9 से बड़ा, मतलब कि अगर वो डिजिट नहीं है, डिजिट ना होने की कंडीशन नहीं है, तो कुछ भी ना करो। एल्स, एल्स में क्या होगा, अगर वो डिजिट है, ये इन्होंने कंडीशन को थोड़ा सा ऑपोजिट करके लिखा। आप क्या कर रहे हो, सी को इंक्रीमेंट कर, हम सी को किस केस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिस केस में एक डिजिट हमें मिल जाता है। तो उसके बाद रिटर्न सी, सी की डेटा टाइप क्या होती है, हमने पढ़ी इंटीजर, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंटीजर, और हमें रिटर्न इंटीजर ही करना है। मसला कहाँ पे है, मसला ये है कि उसने expect कर रहा है कि आप, तो ये डेटा टाइप का मैच है, तो आप किसी रिटर्न कैरेक्टर कहते हो ना, तो आपको एक कैरेक्टर ही रिटर्न करना है। फिर उस केस में आप कोई नंबर या रिटर्न नहीं, तो हमें यहाँ पे करना होगा रिटर्न इंटीजर, ये डेटा टाइप का मिसमैच है। तो इसको डिस्क्राइब भी कर दो और ये भी बता दो कि कैसे ठीक होगा, मिस्टेक क्या है। फंक्शन हेडर रिटर्न्स कैरेक्टर बट द लास्ट इज रिटर्निंग एन इंटीजर, कैरेक्टर रिटर्न करना चाहिए और return integer। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है क्या, या तो दो सोल्यूशन है ना। एक सोल्यूशन ये है कि कैरेक्टर बनाए और ऊपर ना चढ़े, लेकिन ये गलत सोल्यूशन है, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर आगे हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसलिए हमें हेडर को इंटीजर बनाना पड़ेगा। चेंज द फंक्शन हेडर टू रिटर्न्स इंटीजर, ये हमने इसका सोल्यूशन भी बता दी। लाइन 17 से 22 ऑफ द सूडो कोड कुड बी रिटन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो इन्हें। लाइन 17 से 22 कौन सी है, ये रही 17 से लेके 22, ये वही लाइन है जिसमें हम लोग कह रहे थे कि थोड़ी सी ऑपोजिट कंडीशन दी हुई है। ऑपोजिट कंडीशन क्या दी हुई है, अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि एनसी एक डिजिट हो तो उससे आप इंक्रीमेंट करो। लेकिन वो क्या कहता है, कहता है जब एनसी एक डिजिट नहीं है तो क्या करो, एल्स, एल्स से क्या होगा, तो तब, तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट, ताकि हम नेट में ये वाली चीज देखें और एल्स लगाने की जरूरत नहीं। आई होप आप लोग ये बात समझ गए। दोबारा थोड़ा सा इन डिटेल समझाता हूँ। देखो, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इफ कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी एनसी एक डिजिट नहीं है, डिजिट क्या होते हैं, जीरो से लेके 9 तक, जब भी एनसी जीरो से लेके 9 तक नहीं है तो कुछ भी ना करो, और जब वो जीरो से लेके 9 तक है तो क्या मतलब ऑपोजिट ऑफ दिस, मतलब जब तो हमने ये फजूल, हम लोग ऐसा भी तो
चीज एल्स में थी वो then में चली जाएगी, जो चीज else में थी वो else में चली जाएगी। तो अब हम कहते हैं इफ इट इज अ डिजिट, अगर वो डिजिट है तो सी को इंक्रीमेंट कर दो, और अगर वो डिजिट नहीं है फिर वो कुछ नहीं करेगा, ऑब्वियसली खुद ही कुछ। हमने बस सारी कंडीशंस को ऑपोजिट कर देना। इफ एनसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, पहले क्या कंडीशन थी? एनसी इज लेस देन जीरो। इसकी जब हम ऑपोजिट कंडीशन डालेंगे तो एनसी इज ग्रेटर देन जीरो नहीं होता, क्योंकि बीच में इक्वल भी होता है। एनसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये बात हमेशा याद है कि लेस देन जीरो की ऑपोजिट कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर हम कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, इसकी ऑपोजिट कंडीशन है इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अब ग्रेटर देन जीरो इक्वल को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इक्वल को कौन इंक्लूड करेगा? इसका ऑपोजिट। अच्छा, एनसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एनसी इज लेस देन इक्वल टू 9। अब हमने पहले और लगा हुआ था, बीच में एंड क्यों लगाया? ये भी आपका सवाल होगा। चलो एक काम करते हैं, हम एक रेंज बनाते हैं और इस रेंज से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है जीरो, ये हमारे पास है 9, ये आज की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या कंडीशन थी? पहले कंडीशन थी कि जब तक वो जीरो से छोटा है, जीरो को इंक्लूड किए बगैर जीरो से छोटा है, ये नंबर लाइन मैं बना रहा हूँ, ये एम्प्टी सर्कल का मतलब होता है कि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, या फिर वो 9 से बड़ा है। दो कंडीशन थी ना, इन दोनों कंडीशंस का अब हमने करना है ऑपोजिट। इनको ऑपोजिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कलर्ड। कलर्ड का मतलब होता है इंक्लूड करो उसे भी। ये इनका ऑपोजिट है, ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस का ऑपोजिट है। अगर हम ऊपर वाली दो लाइंस को पढ़े, हमें हम कैसे पढ़ेंगे कि कोई चीज जीरो से छोटी हो या 9 से बड़ी हो? तो बीच में और आता है। जब हम इनका ऑपोजिट करेंगे ना, तो अब हम क्या कह रहे हैं? जीरो या जीरो से बड़ी हो और 9 या 9 से छोटी हो, और इनके दरमियान में एंड होना चाहिए। क्योंकि वरना अगर मैं और लगा दूं ना, तो ये जीरो से आगे इधर चला जाएगा, 9 से पीछे इधर चला जाएगा, तो वो पूरी की पूरी रेंज को कवर कर रहा होगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बीच में एंड लगाना जरूरी है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि इन्हीं दोनों के दरमियान में रहना, इनसे बाहर नहीं जाना। अच्छा, जीरो एंड एनसी इज लेस देन इक्वल टू 9, देन सी इक्वल टू सी प्लस वन एंड इफ, क्योंकि अब हमें एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, उसके बाद चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस bars of chocolate. A computer program controls the process. The weight of each bar is stored in an array, bar weight. The array contains 100 elements. उसके बाद representing weights of 100 bars, ठीक है, that make up one shipping box. The procedure check weight is required to examine each array element. आपने examine करना है, उसके बाद and count how many times the weight has exceeded max weight. तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? हम लोगों ने पूरी की पूरी एरे को आइटरेट करना है, 100 की एरे है ना। अब मुझे यहाँ पे ये समझ आ रही है, उसने जो 100 बता दिया, मेरे जहन में आया कि यहाँ पे for loop। हम फॉर लूप लगाएंगे, उस फॉर लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर इफ वो मैक्स वेट से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। काउंट करने का क्या तरीका होता है? हम एक काउंट एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद कंपेयर द काउंट, कंपेयर द काउंट ऑब्टेन्ड। काउंट ऑब्टेन्ड का मतलब है कि आप लूप से बाहर हम आ गए। काउंट ऑब्टेन आप कब कर रहे होते हो? फॉर लूप के अंदर आप काउंट ऑब्टेन कर रहे होते हो। जब फॉर लूप से आप बाहर आते हो तो आपके पास वो फाइनल काउंट आ जाता है कि टोटल कितने ऐसे चॉकलेट बार्स हैं जो मैक्स वेट से ज्यादा है। तो अब आपके पास काउंट आ गया है। कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब है एक और if लगेगा, और उसे आपने कंपेयर करना है थ्रेशोल्ड के साथ। कॉल सर्विस चेक इफ द काउंट एक्सीड्स थ्रेशोल्ड। अगर काउंट, अगर उसका काउंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो हम क्या करेंगे? इसको कॉल कर लेंगे। आउटपुट अ मैसेज काउंट डज नॉट एक्सीड इफ काउंट डज नॉट एक्सीड। और एल्स में हम लोग ये वाला काम करेंगे। एल्स में क्या करेंगे? शिपिंग बॉक्स ओके और बता देंगे कि काउंट कितनी बार उसने एक्सीड किया, वेट। अच्छा, ड्रॉ प्रोग्राम फ्लो चार्ट फॉर द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज।
टू रिप्रेजेंट दिस प्रोसीजर, ठीक है। assume that, अब assumption का क्या मतलब होता है? The array contains 100 valid weight values and the first element is bar weight 1, ठीक है। अब इस assumption का क्या मतलब है? इस assumption से हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमें डेटा वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें इस चीज का डर नहीं है कि वेट में -1 होगा, -10 होगा, क्योंकि यूजली तो हमें इस चीज की भी देखनी चाहिए ना, वैलिडेशन करनी चाहिए कि वेट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वेट में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। उसने जब वैलिड कह दिया ना, वैलिड का मतलब है कि आपको कोई भी वैलिडेशन चेक लगाने की जरूरत नहीं। तो वैलिडेशन चेक हम हटा देते हैं और फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो हमारा लूप लगेगा 1 to 100। अच्छा, मैक्स वेट, थ्रेशोल्ड एंड बार वेट आर ग्लोबल वेरिएबल्स। जब वो कहता है ग्लोबल वेरिएबल्स, इससे ये समझ आती है हमें कि हमें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड भी हैं और इनिशियलाइज भी हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो जब भी किसी चीज को कहते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने ना उन्हें डिक्लेयर करना है, ना इनिशियलाइज करना है, ना ही उनका इनपुट लेना है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं प्रोग्राम में आपके पीछे। आपने ये ज्यूम करना है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। आपने उसकी बेसिस पे प्रोग्राम को, उसके बाद आपने कह दिया कि ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया ऑलरेडी, ये हमने करना क्या उसमें। अगर आप लोगों को फिर भी होती है ना, तो क्या होगा? अच्छा, अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो भी है कि पहले आप कोड लिख लो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो। तो चलो एक काम करते हैं, तो आप कोड भी लिख लो। एग्जाम में नीचे अरे एलिमेंट, आपको हर एलिमेंट को करना है एग्जाम में। सबसे पहले तो हम लोग काउंट का वेरिएबल बनाएंगे। एक मैं रफ से सुडो कोड लिख रहा हूँ जिसको हम कह देंगे 0। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे और आई इक्वल्स टू 1 to 100। 1 से 100 की लूप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे अरे का क्या नाम था, बार वेट। इफ बार वेट आई इज ग्रेटर देन मैक्स वेट, अगर बार वेट आए मतलब कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट मैक्स वेट से ज्यादा है, हमने क्या करना है? काउंट को इंक्रीमेंट कर लेना। एंड इफ एंड फॉर, अब लूप के बाहर हमने क्या कंपेयर करना? इफ काउंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, कॉल, क्या कॉल करना था? सर्विस चेक। एल्स हमने क्या आउटपुट करना है? बस ये पूरा का पूरा मैसेज आउटपुट करना है। तो हमें पता है कैसे करते हैं, तो मैं बस यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ जल्दी से। अब इस पूरे को हमने कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट में। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0 पे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। काउंट को 1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके साथ ही हम इसके इंडेक्स को, जो कि आई है, उसको भी हम, सॉरी, काउंट को 0 से और इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। इंडेक्स को हम लोग पहले क्यों इनिशियलाइज करते हैं? ये बात हमें पता है कि फॉर लूप नहीं लगता। हमें एक तरह से पहले वाइल लूप लगाना होता है। लूप हमेशा एक तरह से वाइल लूप लग रहा होता है। चलो अगर इसको हम वाइल में कन्वर्ट करें, तो वाइल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम आई को 1, वाइल आई इज लेस देन 101,
और यहाँ पे एंड वाइल, और एंड वाइल से पहले हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेम एज इट इज। तो यहाँ पे अब हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा। लूप के अंदर सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि आई अगर 1 है। तो क्वेश्चन, इज आई लेस देन 101। अगर तो वो छोटा है तो लूप चलेगा, अगर नहीं है छोटा तो हम लोग, तो नीचे हम लोग जाते हैं यस पे। यस पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक और इफ लगाना है। अच्छा, इस if के अंदर हमने क्या लिखना है, अब हमने कंपेयर करना है बार वेट आई फिट बड़ा। अगर बार वेट आई, अगर बार वेट आई फिट से बड़ा है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है, ये आ गया यस, और नो पे हमें क्या करना है, सिर्फ आई को increment। हम लोग ऐसे, बल्कि एक और काम करते हैं, आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। और नो को हम लोग डायरेक्टली नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब ये वापस लूप पे जाएगा। ये अब हमारा लूप बन गया, और जब हमारा लूप एग्जिट करेगा तो हम लोगों ने क्या करना है, अब एक और कंडीशन चेक करनी है। इज काउंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अगर यस है तो हमने क्या करना है, एक कॉल करनी है, और अगर नो है तो हमें एक आउटपुट करना है।
यहाँ पे हम लोग यस की कंडीशन लिख लेंगे, यहाँ पे नो की। नो पे हम लोग एक आउटपुट कर रहे हैं। यस पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल का बॉक्स कुछ इस तरह से बनता है। इसमें हम लोग लिख लेंगे कॉल चेक सर्विस, और नो पे हम लोग आउटपुट करेंगे वो पूरा फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट था? शिपिंग ओके, मैक्सिमम वेट एक्सीडेड, उसके बाद काउंट, उसके बाद टाइम। तो शिपिंग ओके, मैक्स वेट एक्सीडेड, इसको इंक्रीमेंट इंकैटिनेट करेंगे काउंट के साथ, जिसको इंकैटिनेट करेंगे हम टाइम्स के साथ। अच्छा, अब यहाँ से भी एंड होना चाहिए। और ये भी वापस यहाँ से एंड पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड। आई होप आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि सुडो कोड इसका लिख लिया था। सुडो कोड लिखने के बाद तो ये काफी क्लियर हो जाता है। हमने सिंपल स्टार्ट में एक वैल्यू दी, उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप हम लोग इन सुडो को उसके बाद हम ये इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ से वापस टॉप पे आ जाते हैं। उसमें हमने ये कंडीशन लगाई। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया, अगर फॉल्स होती है तो हमने सिर्फ इसको काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद आई को इंक्रीमेंट करते हैं अगर ट्रू हो। अगर फॉल्स हो तो सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने, जब हमारा लूप एग्जिट हो जाता है, लूप एग्जिट होने का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इस पे आते हैं, ये एक इफ लगाया जिसमें हमने एक कॉल की और एक आउटपुट की। तो यही देख लो, लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम लोग नीचे आए, उसके बाद यही लूप हम 100 टाइम्स किया, उसके बाद नो पे आए, थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर किया, अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो कॉल की, और अगर नहीं है तो आउटपुट किया। अच्छा, उसके बाद द स्ट्रक्चर चार्ट shows part of the design of a program। ठीक है। Draw on the chart to show the following facts: each of the modules at a lower level returns a boolean parameter x। अब वो कह रहा है कि इन सब से हमने एक boolean रिटर्न करवाना है x। तो boolean रिटर्न करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक फील्ड एरो लेके जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस बास्केट क्या है? ऊपर वाला जो आपका मेन फंक्शन है, विल ओनली कॉल वन ऑफ द मॉड्यूल्स शोन एट द लोअर लेवल। जब वो कह रहे हैं ना वन ऑफ द मॉड्यूल्स, वन ऑफ द मॉड्यूल का मतलब है कि यहाँ पे लगेगी सिलेक्शन। तो हम लोग सिलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग यहाँ पे एक डायमंड बना देते हैं कि इन सब में से एक टाइम पे कोई एक ही मॉड्यूल कॉल होगा। अच्छा, उसके बाद द पैरामीटर्स ए टू डी shown on the chart will be used to pass the following information। इन सब में से कोई एक इन्फॉर्मेशन, अब हमने बताना है कि कौन सा पैरामीटर कौन सी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उसके फंक्शन के नाम। अच्छा, वो कह रहा है कि डिस्कार्ड बास्केट, रिमूव ऑल आइटम्स। हमने अब बास्केट के अंदर से सारे आइटम निकाल लिए। इसे पैरामीटर मिल रहा है ए, तो ए पैरामीटर में क्या हो सकता है पॉसिबल? बास्केट से हमने सब कुछ रिमूव करना है, तो बास्केट आईडी होनी चाहिए। फिर बी देखते हैं। अच्छा, बी सी और डी, ये दोनों क्या करें? चेंज आइटम क्वांटिटी। तो आइटम क्वांटिटी चेंज करने के लिए हमें क्या तीन चीजें चाहिए होंगी? हमें उसकी क्वांटिटी चाहिए होगी जो हमने चेंज करनी है, हमें आइटम की आईडी चाहिए होगी, और हमें प्रोबेबली बास्केट की आईडी भी चाहिए होगी, क्योंकि किस बास्केट में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में चेंज करना है। तो आप लोग ये आगे पीछे देखिए।
क्वांटिटी, बास्केट आईडी, आइटम आईडी। उसके बाद EFG, ये क्या करें, चेकआउट, जिसमें आपने पे करना है और डिस्पैच करना है। तो पे करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पेमेंट डिटेल्स चाहिए होंगी, डिलीवरी एड्रेस चाहिए होगा, TCS की क्या चीज़ चाहिए होगी, ये भी तो चाहिए ना, पेमेंट किस बेसिस पे करनी है, तो हमें बास्केट आईडी भी चाहिए ताकि हमें ये तो पता चले कि कौन सी आइटम है। तो बास्केट आईडी, पेमेंट डिटेल्स, और डिलीवरी एड्रेस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, a golf club holds information about its members. When a member completes a round of golf, their score is stored along with their membership number and बेसिकली क्या है, अब एक गोल्फ क्लब है जो कि अपने मेंबर का सारा डेटा कर रहा है। द प्रोग्राम इज टू बी रिटर्न टू स्टोर एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, और वो इस तरह एक स्ट्रिंग में लिख के आती है, पहले मेंबरशिप नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद स्कोर। अच्छा, उसके बाद द program designer considers storing the strings in either a 1D array round score or a separate variables. तो वो कह रहे हैं कि have two advantages of storing in 1D array rather than separate variables. सेपरेट वेरिएबल्स के बजाय 1D array में कि आपको क्या क्या फायदे लगते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि सेम डेटा अंडर वन वेरिएबल नेम, आप एक ही वेरिएबल नेम, एक ही डिक्लेरेशन, एक ही उससे आप सारा का सारा डेटा, इस तरह अब आप डिक्लेयर करने पे आओ तो आप डिक्लेयर करोगे। अगर 100 है तो आप 100 अलग वेरिएबल, तो वो आपके लिए कोड, ये ज्यादा क्या है कि आप अपनी एक वनडी array बना लो। अच्छा, उसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और वी कैन आइटरेट ओवर द डेटा इन अ लूप यूजिंग इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स यूज करके लूप में उस डेटा को आइटरेट, जो कोई प्रोसेसिंग करनी है, किसी कोई ऑपरेशन करना है वो, अगर हम लोग हार्ड कोड करते हैं उनके नाम में, फिर हम लोग उस आइटरेटिंग, हमें कोई भी लेट से हमने क्या करना है कि हमने मेंबरशिप डेटा डेट स्कोर के आगे अब एक और चीज इंक्रीमेंट करनी है, हमने लेट से उसका नेम भी डालना है, कंकैटिनेट करना है। अब जस्ट इन केस हमारे पास वो एक एरे में पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, लूप में हम लोगों ने ये नेम एरे से उसका नाम उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने अलग अलग ये किए हुए अलग अलग 100 वेरिएबल के नाम बनाए हुए, फिर आपको 100 अलग स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी उसका नाम कंकैटिनेट करने की, जो कि कहीं से भी एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद a procedure add new scores is being developed. The procedure will be coded using an IDE. State two features provided by the IDE that assist in initial error detection. इनिशियल एरर डिटेक्शन में आईडी आपकी कैसे कैसे हेल्प करती है, वो आपका सिंटेक्स हाईलाइट करती है। उसके अलावा आइडेंटिफाइज अनयूज्ड वेरिएबल, जो वेरिएबल्स आपने यूज नहीं किए वो आइडेंटिफाई भी करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि आपने पढ़े होंगे इनिशियल एरर डिटेक्शन इन आईडीई में। जो उसके बाद द प्रोग्राम नीड्स अ फंक्शन गेट नंबर टू रिटर्न अ वैलिड मेंबरशिप नंबर। अ वैलिड मेंबरशिप नंबर इज अ 4 डिजिट 111 से लेके 9999 तक। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश गिवन है जिसकी बेसिस पे आपने प्रोग्राम लिखना है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ मेंबरशिप नंबर। ठीक है, आपने मेंबरशिप नंबर इनपुट ले लिया, उसके बाद वैलिडेट द मेंबरशिप नंबर। वैलिडेशन क्या होगी कि 1111 से बड़ा होना चाहिए और 9999 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद रिपीट फ्रॉम स्टेप वन।
यहाँ से आपने रिपीट करना है इफ द मेंबरशिप नंबर इज इनवैलिड। तो हमारा लूप कहाँ पे लगेगा, रिपीट हमारा टॉप पे लग जाएगा, हमने यहीं से रिपीट करना है। रिटर्न द वैलिड मेंबरशिप नंबर एज अ स्ट्रिंग। अब आपने वैलिड मेंबरशिप नंबर एज अ स्ट्रिंग रिटर्न भी करना। आपने यूजर से इनपुट लिया, वैलिडेट किया, रिपीट करते रहे जब तक वैलिड नहीं आ जाता, उसके बाद आपने उससे आउटपुट कर दिया। और इसकी फंक्शन कॉल करते हैं गेट नंबर। तो गेट नंबर क्या कर रहा है, गेट नंबर एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा और रिटर्न नंबर में। तो इसको कोड करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे फंक्शन गेट नंबर, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। थोड़ी सी लाइन हम डिक्लेरेशन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे पहले उसमें क्या कहता है, रिपीट लूप लगाओ, क्योंकि आपने पहली लाइन को दोबारा रिपीट भी करना है। तो हम लगाते हैं एक पोस्ट कंडीशन लूप, क्योंकि हम लोग पहले एटलीस्ट इनपुट तो नहीं है ना जिसकी बेसिस पे हम लोग फिर वैलिडेट करें। तो रिपीट। अब हमने प्रॉम्प्ट करना है यूजर को, तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। हमने मेंबर नंबर मांगा उससे, और उससे आईडी में स्टोर कर लिया जो भी इनपुट करेगा। until id is greater than 1111 and id is less than 9। हम लोगों ने एक सिंपल सा काम किया, काफी आपको बड़ा करना बुलियन भी, लेकिन ये डायरेक्टली हम लोगों ने किया रिपीट। उसके बाद हम उससे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और उससे आईडी ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि आईडी 111 में बड़ी और 999 रेंज के अंदर नहीं आ जाती, इनपुट लेते हैं। अब हम लोग आईडी क्या कर रहे हैं, एज एन इंटीजर ले रहे हैं, क्योंकि इंटीजर में ये रेंज लगाना आसान है। अगर आप स्ट्रिंग लोगे फिर आपको लगाना पड़ेगा, बेहतर है कि आप इंटीजर। उसके बाद जब ये रिपीट हो गया और ये सारा काम हो गया, तो हम लोगों ने सिंपली रिटर्न करना है। रिटर्न हमें स्ट्रिंग में करना है, तो हम लोग करेंगे num टू स्ट्रिंग आईडी एंड फंक्शन। उसके बाद डिक्लेरेशन कर दो। तो इसके और भी बहुत से तरीके हो सकते थे। जो मार्क्स स्कीम में आपका तरीका गिवन है वो थोड़ा लंबा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वैलिड पूल बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसी तरह इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर तो आईडी हमारी रेंज वैलिड फॉल्स हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वैलिड ट्रू हो जाता है। और अनटिल हम लोग लगा देते हैं, अनटिल वैलिड ट्रू। आप वैसा करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, तो उसके बजाय ये भी कर सकते हो कि आप सभी कंडीशन आप डायरेक्ट, क्योंकि अंदर का काम क्या है, अंदर का काम है लूप को एग्जिट करना। तो हम लोगों ने वो कंडीशन यहीं पे लगा दी और बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट कर दी। अच्छा, उसके बाद the program designer decides to store the string from part A in a text file textdetails.txt. Each string is formatted as follows। तो आपका हर string जो है उसमें मेंबरशिप नंबर, डेट और स्टोर है। अब उसने बताया मेंबरशिप नंबर एक 4 डिजिट नंबर है, जो कि हमने अभी खुद किया 111999। उसके बाद डेट क्या है, डेट डिजिट नंबर है, 17।
डेट मंथ ईयर, उसके बाद स्कोर क्या है, टू डिजिट नंबर है 50 से लेके 99 की रेंज। अच्छा, वो क्या कह रहा है, प्रोसीजर आउटपुट लोएस्ट स्कोर हमें चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल मेंबर का लोएस्ट स्कोर आउटपुट। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने कोड काफी ज्यादा किया हुआ है जो हम लोग कहते हैं मिनिमम निकालने के लिए। मिनिमम निकालने के लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज करना है फाइल के अंदर। अच्छा, उसके बाद assume that there is at least one string stored for each member। ये assume करने का क्या फायदा है, हमें एटलीस्ट कोई ना कोई वैल्यू ऑलरेडी मिल रही होगी फॉर मिनिमम। अच्छा, द प्रोग्राम नीड अ प्रोसीजर आउटपुट लोएस्ट स्कोर टू प्रोसेस स्कोर डिटेल्स एंड आउटपुट द लोएस्ट स्कोर। हमने क्या करना है, यूज द गेट नंबर फंक्शन टू ऑब्टेन अ वैलिड नंबर। हमने सबसे पहले गेट नंबर यूज किया जो ऑलरेडी देगा। जब हमने गेट नंबर यूज कर लिया और हमारे पास, हमने फिर स्कोर डिटेल्स फॉर द लोएस्ट स्कोर ऑफ दैट मेंबर। हमने उस मेंबर की सारी स्कोर्स निकालने और उनके लोएस्ट स्कोर आउटपुट करना। आउटपुट अ मैसेज गिविंग द लोएस्ट स्कोर फॉर दैट मेंबर एंड द डेट ऑफ दैट। तो हमने कुछ ऐसे द लोएस्ट स्कोर वाज ऑन दिस, उसकी डेट भी निकालनी है और उसका स्कोर भी निकालना है। तो राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर आउटपुट लोएस्ट स्कोर, ये लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास है एक प्रोसीजर आउटपुट लोएस्ट स्कोर। प्रोसीजर है तो आउटपुट तो कुछ रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेगा। 3 लाइन हम डिक्लेरेशन की छोड़ देते हैं। उसके बाद आईडी इक्वल्स टू गेट नंबर। गेट नंबर क्या करेगा, यूजर से जाकर के वैलिड आईडी ले। जब वैलिड आईडी ले ली उसके बाद हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। हमने फाइल को रीड के लिए ओपन करना है क्योंकि हमने फाइल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, स्कोर डिटेल्स डॉट टीएक्सटी तब तक नहीं हो, तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग उसका मेंबरशिप नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग रीड फाइल फ्रॉम अ फाइल डेटा। अब फाइल डेटा में से हम लोगों ने उसका मेंबरशिप नंबर एक्सट्रैक्ट करके कंपेयर करना है आईडी से। हम लोग कह देते हैं इफ लेफ्ट फाइल डेटा कॉमा 4, 4 कैरेक्टर्स का है। अगर फाइल डेटा कॉमा 4 मतलब कि उसके लेफ्ट वाले 4 कैरेक्टर्स इक्वल हैं आईडी के, अब उस केस में हम देख सकते हैं कि वो उसका मिनिमम है या नहीं। हम लोग एक और लाइन लिख लेते हैं, टॉप पे एक इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं मिन स्कोर, और उसको हम एक मैक्सिमम नंबर दे देते हैं। और हम उसे यहाँ पे दे देंगे, सॉरी 50 से लेके 99, हम उसे एक उससे बड़ा नंबर 200 दे देते हैं। अब अगर हमारा कंपैरिजन ठीक है, मतलब 50 नंबर नंबर पे है, तो हमें एक और if लगाना है। पहले हम लोग लिखते हैं ये उसका स्कोर कहाँ पे है। स्कोर हमें मिल रहा है यहाँ पे आखिरी वाले 2 कैरेक्टर। तो आखिरी वाले 2 कैरेक्टर्स हम लोग निकालेंगे, लेकिन वो 2 कैरेक्टर्स हमें चाहिए इंटीजर में, इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है। तो हम लोग स्कोर को करेंगे स्ट्रिंग टू इंट। स्ट्रिंग टू इंट के अंदर हम लोग लगाएंगे राइट, क्योंकि हमें राइट वाले 2 कैरेक्टर्स चाहिए ना। चलो उल्टा करते हैं, सबसे पहले हम लोग राइट वाले 2 कैरेक्टर निकालते हैं। फाइल डेटा कॉमा 2, राइट वाले 2 कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए, लेकिन वो है हमारे पास
स्ट्रिंग में। हमने उसे कंपैरिजन की खातिर हमें उसे चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि हमारा मेन स्कोर है इंटीजर में। तो हम करेंगे स्ट्रिंग टू इंट, स्ट्रिंग टू नम सॉरी। अब स्ट्रिंग टू नम से क्या होगा, वही वाले कैरेक्टर्स जो कि स्कोर के स्ट्रिंग में थे, वो बन गए थे और उस स्कोर के अंदर। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं इफ स्कोर इज लेस देन मिन स्कोर। ये आप लोगों ने मिनिमम पढ़ा होगा कोड कि हम लोग स्कोर गिवन चीज छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, मिन स्कोर में वो वाला स्कोर स्टोर कर देंगे। और मिन स्कोर के साथ साथ हमें वो मिनिमम डेट भी चाहिए थी, तो हम लोग डेट कह देंगे मिड। डेट कहाँ पे थी, फाइल डेटा कॉमा, पहले चार कैरेक्टर्स हमारे मेंबरशिप आईडी थी, तो कैरेक्टर से शुरू हो रही थी, और डेट थी 6 कैरेक्टर की। तो मिड फाइल डेटा कॉमा, ये हमारे पास डेट पे आ गई। अब हम लोगों ने लगा दिए एंड। यहाँ से अब आगे आ जाते हैं एंडिफ के बाद। अब ठीक है, लेफ्ट फाइल डेटा कॉमा 4, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एंडिफ लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग एंड वाइल कर देंगे। एंड वाइल के बाद हम लोग क्लोज फाइल कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मेन स्कोर में क्या पड़ा होगा, जब ये स्कोर हमारे पास पड़ा होगा, तो डेट है वो डेट पड़ी होगी जिस दिन वो मिनिमम स्कोर आया था, क्योंकि हम लोग डेट को कब अपडेट करते हैं, तो हमारा स्कोर होता होता है। तो डेट को हम भी अपडेट करते हैं, तो हमारा एक यहाँ स्कोर हमारा। तो हमने इन्हीं दोनों दोनों को आउटपुट कर लेना। आउटपुट क्या, आउटपुट का फॉर्मेट था द लोएस्ट स्कोर वाज। तो बाद कंकैटिनेट करना है हमें मेन स्कोर को। मेन स्कोर क्या है, एक इंटीजर को हमें वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करने के लिए। इसको हमने कंकैटिनेट करना है फिर ऑन, और डेट हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग ही है, तो ऑन कंकैटिनेट डेट। और यहाँ पे हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। अब जो कुछ है उसे डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर min स्कोर कॉमा स्कोर एज इंटीजर, फिर डिक्लेयर आईडी कॉमा फाइल डेटा कॉमा डेट एज स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा समझा देता हूँ। देखो हम लोग का मिनिमम का कोड क्या होता है, हम उसे 200 से इनिशियलाइज बड़ी वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग, आप लोगों ने शायद इनपुट वाला पढ़ा, फिर हम देखते हैं अगर हमारी गिवन वैल्यू वो इससे छोटी है ना, तो हमारी मिनिमम वैल्यू को हम लोग कह देते हैं 20। फिर अगर कोई एक वैल्यू आती है 10, हम लोग कहते हैं ये छोटी है, तो हम लोग कहते हैं अब हमारा मिनिमम है 10। तो हम लोग अपने मिनिमम को बार बार अपडेट कर रहे होते हैं कि इसमें कुछ छोटा नंबर आता है। तो मीन्स को 200 कर दिया, हमने एक आईडी ले ली। फिर हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल लीनियर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हमारी मैच करती है फाइल डेटा की लेफ्ट वाले 4 कैरेक्टर, फाइल डेटा की आईडी है, अगर तो वो मैच करते हैं तो हम क्या वो ले लेते हैं एक नंबर में कन्वर्ट करके फाइल डेटा के राइट से। फिर हम लोग स्कोर को कंपेयर करते हैं, अगर तो स्कोर जो हम तो नया मिनिमम वही स्कोर बन जाता है, और नई डेट उस मिनिमम की हम लोग मिड से निकाल लेते हैं। फिर ये एंड वाइल होता है, तो मतलब कि बिल्कुल मिनिमम स्कोर है वो हमारे पास हम उसको।
अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन 6 में वो क्या कह रहा है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार खुद अटेम्प्ट करना है। कोशिश करो, कोई ना कोई कोड लिखो, कुछ ना कुछ लॉजिक बनाओ। उसके बाद अगर नहीं होता तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आके मेरा सोल्यूशन देख सकते हो। अगर हो जाता है खुद तो एटलीस्ट खुद एक बार ट्राई तो करो ना, क्या पता हो ही जाए। इसके 2-3 डिफरेंट लॉजिक्स हैं, मैं किसी एक लॉजिक से करूंगा तो हो सकता है आपका भी सोल्यूशन ठीक हो। आप लोगों ने उसे ड्राई रन करके देख लेना। अच्छा, individual elements in a 1D array are referenced as using integer value that is used to subscript। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो सबस्क्रिप्ट की होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू को हम हमेशा कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ एन array, और मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं अपर बाउंड। अच्छा, उसके बाद अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा। मेन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक 2D array है। ये बेशक आप लोग पढ़ लेना। वो कह रहा है कि एक 2D array है पिक्चर के नाम की, जो कि है एक बिटमैप इमेज, और उसमें हर एरे का हर एलिमेंट एक पिक्सल शो कर रहा है। ये इमेज ग्रे स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि ये इंटीजर एरे है। अच्छा, ग्राफिक्स फिर वो कह रहा है कि आपने एक फ्लिप का प्रोग्राम लिखना है जो कि इमेज को रिफ्लेक्ट करता है जिस तरह उसने शो किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस इमेज में ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले फ्लिप से पहले अगर आप देखो, जो चीज़ यहाँ पे थी, आफ्टर फ्लिप वो यहाँ पे आ गई। इसी तरह अगर आप इन तीन को देखो, ये तीन ब्लॉक्स पहले यहाँ पे थे, अब वो तीनों ब्लॉक्स यहाँ पे। इसी तरह और तो चलो बाकी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही है। तो मेन डिफरेंस क्या आ रहा है फ्लिप की वजह से कि ये एक तरह से इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट किस एक्सिस पे हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है बीच में से अलोंग वाई एक्सिस। आप लोगों ने मैथ में रिफ्लेक्शन पढ़ी होगी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वही हो रहा है। अब आप अगर इसे ऐसे देखो, दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके, अब शायद आप लोगों को वो पैटर्न नजर आए कि ये किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। जो चीज़ लाइन से जितनी आगे है वो लाइन से उतना ही पीछे रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे? लेट्स से ये लाइन से कितना आगे, 3 ब्लॉक्स, यहाँ पे लाइन है, ये लाइन से 3 ब्लॉक्स पीछे यहाँ पे आ गई। इसी तरह ये लाइन से कितना पीछे, 4 ब्लॉक्स, तो ये लाइन से 4 ब्लॉक्स आगे चले गए यहाँ पे। तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्शन किस बेसिस पे हो रही है? आपके बिल्कुल दरमियान में से हो रही है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? पहले हम लोग इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ढूंढने के लिए आप इसके कॉलम्स को लेबल कर लो। एक बात तो हमें पता है कि चेंजेस उसके कॉलम्स में ही आ रहा है, उसके रोज में नहीं आ रहा। देखो, रोज सारी सेम है। इस तरह रो 3 4 5 में 3 इमेजेस थी, रो 3 4 5 में ही है वो। जो इमेज जिस रो में पहले थी वो उधर ही है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? उसके कॉलम कॉलम नंबर में। जिस चीज का कॉलम नंबर पहले 1 था उसका कॉलम नंबर हो गया 8। इसी तरह जिसका कॉलम नंबर पहले 7 था उसका कॉलम नंबर हो गया 2। तो डिफरेंस कॉलम नंबर्स में आ रहा है सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो चीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है वो फर्स्ट रो 8th कॉलम में चली जाती है। तो मतलब जो फर्स्ट कॉलम में है, हमें कॉलम का रो का तो पता है सेम है, तो हम सिर्फ कॉलम्स को देखते हैं। 1 वाली चीज 8 में चली जाती है। इसी तरह 2 वाली चीज किस में जाती है? 7 में। देखो, जो चीज यहाँ पे होगी वो यहाँ आ जाएगी। 3 वाली चीज कहाँ पे जाती है? 6 में जाती है। इसी तरह 4 वाली चीज किस में जाएगी? 5 में जाएगी। 5 वाली चीज किस में जाएगी? 4 में जाएगी। 6 वाली चीज किस में जाएगी? 3 में जाएगी। 7 वाली चीज 2 में। 8 वाली चीज 1 में। तो बेसिकली ये एक्सचेंज हो रहा है, 1 वाला 8 में जा रहा है, 8 वाला 1 में जा रहा है। 2 वाला 7 में जा रहा है, 7 वाला 2 में जा रहा है। 3 वाला 6 में जा रहा है, 6 वाला 3 में। 4 वाला 5 में, 5 वाला 4 में। यहाँ पे पिक्सल्स एरे की वैल्यू, चलो पिक्सल बिना, अब हम इसको बोलते हैं एरे की वैल्यूज में। इन टर्म्स ऑफ एरे वैल्यूज बात करें, ये 80 अगर पहले यहाँ पे था तो ये 80 इसके साथ स्वैप हो रहा है। इसी तरह ये 80, इसी तरह ये सारी वैल्यूज, जिस तरह लेट से यहाँ पे 255 255 है, ये तीनों 255 बारी बारी, ये वाला इससे एक्सचेंज हो रहा है, ये वाला इससे एक्सचेंज हो रहा है, ये वाला इससे एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सब सब कुछ हो रहा है एक्सचेंज में। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कोड किस तरह करेंगे। ये तो समझ आ गई हमें कि एक्सचेंज हो रहा है। अब हम इसको कोड किस तरह करेंगे? कोड करने के लिए हम इसमें एक और पैटर्न ढूंढते हैं। वो पैटर्न क्या हो सकता है? अब आप अगर देखो तो इनके इन सब के सम्स क्या बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक इंडेक्स पहले सपोज
आगे सपोज कर लेते हैं, इंडेक्स पीछे सपोज कर लेते हैं। अच्छा, जो आगे वाला इंडेक्स, अब एक चीज का ख्याल रखो, हम ये देख सकते हैं कि जो चीज 0 से जितना आगे है ना लेफ्ट साइड पे, इस लाइन से लेफ्ट साइड पे, वो 9 से उतना ही पीछे है। कैसे? 1 0 से कितना आ गया? 1 आ गया, तो हमने 9 से उतना ही पीछे जाके उस पॉइंट पे 1 को ले जाना है, तो हम 9 1 1 पे लेके जाना है। ऐसा ही है कि 1 को हमने 8 पे लेके जाना है। 2 0 से कितना आ गया? 2 टाइम्स आ गए, तो 9 से हम कितना पीछे जाएंगे? 2 टाइम्स पीछे जाएंगे। 3 0 से 3 टाइम्स आ गए, तो 9 से हम 3 पीछे जाएंगे। 4 9 -4। अब हमें एक पैटर्न नजर आता जा रहा है, मतलब कि हम लोग यही काम एक फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो चीज अगर ये लेट्स से जे की वैल्यू है, तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 9 - j की। तो हमने जे और 9 - j को एक्सचेंज करना है, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देना है। आई बात समझ में? तो सिंपली हो क्या रहा है, एक नेस्टेड लूप लगेगा। पहले लगेगा फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 9, सॉरी 1 to 1 2 3 4 5 1 to 5। उसके अंदर एक और लूप लगेगा कॉलम का। कॉलम का लूप कहाँ तक लगेगा? अब इस चीज को भी देखो, ये लूप हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक नहीं लगाना, ये लूप हमने लगाना है 1 से लेके 4 तक। क्यों? क्योंकि 1 जब 1 पे चलेगा ना, तो ये इसके साथ एक्सचेंज ऑलरेडी हो जाएगा। जब 2 पे चलेगा तो इसके साथ एक्सचेंज ऑलरेडी हो जाएगा। जब 3 पे चलेगा तो इसके साथ एक्सचेंज ऑलरेडी हो जाएगा। जब 4 पे चलेगा तो इसके साथ भी एक्सचेंज। तो पूरी की पूरी रो एक्सचेंज हो जाएगी। 1 पे हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, 2 पे हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, 3 पे हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, 4 पे इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो बस हमने एक लूप के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर सिर्फ स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का कोड तो आप लोगों को आता है ना। अगर हमने दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है, हम क्या करते हैं? पहले टेम्प में पहले की वैल्यू लिखते हैं, फिर जिसकी वैल्यू हमने लिख ली उसको ओवरराइट कर देते हैं, उसके बाद दूसरे की वैल्यू में टेम्प लिख देते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करने के लिए। तो हमने ये यूज करना है इन अ नेस्टेड लूप। तो अब कोड करते हैं हम। अच्छा, ये प्रोसीजर है हमारे पास, एक प्रोसीजर फ्लिप, थोड़ी सी लाइन छोड़ दो डिक्लेरेशंस के लिए। फिर हम करते हैं फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 5, फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 to 4। सिर्फ 4 कॉलम से हमने करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने टेम्प में एक वैल्यू डालनी है। तो हम लिखते हैं टेम्प में, पिक्चर हमारी अरे का नाम है, पिक्चर रो कॉमा कॉलम। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया एक लूप के अंदर। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ये वाला बॉक्स है ना, सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला, बारी बारी इन सब की वैल्यूज हम लोग इस टेम्प के अंदर डाल रहे हैं। सबसे पहले अगर हमारा कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, तो 80 वैल्यू टेम्प के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे कॉलम की वैल्यू 2 है, रो की वैल्यू 1 है, तो ये वाली 80 चली जाएगी। अगर कॉलम की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू 1 ही है, तो 255 चला जाएगा टेम्प में। अब इस 255 को हमें कहाँ लेके जाना है? यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले हम लोग इसी वैल्यू को, जिसको हमने टेम्प में स्टोर कर लिया है ना, उसको ओवरराइट करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इस वाली वैल्यू की, क्योंकि ये एक्सचेंज हो रही है। यह है थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, रो 3 कॉलम 1। इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर रहे हैं टेम्प में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ये वैल्यू तो टेम्प में स्टोर हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वाली वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे 80 लिख लेंगे। अब दो साइड्स पे 80 आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं। ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम कॉलम होगा, सॉरी सेम रो होगी, और 9 माइनस कॉलम कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हम कॉलम चेंज कर रहे हैं। अब हम इसको कोड किस तरह करेंगे? पिक्चर रो कॉमा 9 माइनस कॉलम इज इक्वल टू पिक्चर रो कॉमा
कॉलम। एक सेकेंड देना मुझे, इसको ऐसे कर लो, रो कॉमा कॉलम। जो चीज़ हम लोग टेम्प में स्टोर करेंगे ना, जो चीज़ टेम्प में स्टोर होगी वो अब ओवरराइट हो सकती है। तो ये है हमारे पास पिक्चर रो कॉमा कॉलम। इसमें हम क्या लेके आ जाएंगे, पिक्चर रो कॉमा 9 माइनस कॉलम। पिक्चर रो कॉमा कॉलम इज इक्वल टू पिक्चर रो कॉमा 9 माइनस कॉलम। तो अब दोनों में क्या वैल्यू आ गई है, दोनों में 80 आ गई है। अब ये 255 को हमें कहाँ लेके जाना है, 255 को हमें 9 माइनस कॉलम की जगह पे लेके जाके यहाँ पे 255 करना है। तो इसको हम दे देंगे वैल्यू ऑफ टेम्प इज इक्वल टू टेम्प। अच्छा, अब बारी बारी क्या हो रहा है, हमारा नेस्टेड लूप लग रहा है सिर्फ लेफ्ट वाले बॉक्स पे। वो क्या करता है, एक वैल्यू को उठाता है, उसको टेम्प के अंदर स्टोर करता है, उसके बाद इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे ओवरराइट कर देता है, उसके बाद टेम्प वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आता है। तो इसेंशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनमें एक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह ये 255 है, इसको हम उठा के टेम्प में डाल देंगे, ये 255 आ गया। फिर इस 80 को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे 80 आ गया। फिर इस टेम्प को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे 255। इसी तरह ये सारा का सारा एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। जब यहाँ तक होगा तो ये सारी की सारी रोज एक्सचेंज हो गई होंगी। ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ, ये वाला एक्सचेंज होगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो हमारी पूरी की पूरी रो एक्सचेंज हो जाएगी सिर्फ आधे कॉलम्स को एक्सचेंज करने, आधे कॉलम्स पे ये आइटरेशन लगाने से। हम पूरे कॉलम से इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। एंड फॉर, एंड फॉर, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड प्रोसीजर। इसके दो तीन और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही था कि आप लोग बस 1 से 4 तक जो कॉलम्स हैं और सारी रोज में एक सिंपल एक्सचेंज परफॉर्म कर दो। डिक्लेयर रो कॉमा कॉलम कॉमा टेम्प एज इंटीजर। यहाँ पे आपका पूरा कोड कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई भी मसला है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ये काफ़ी आसान था। अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोग एटलीस्ट एक बार अभी भी ट्राई करो कि ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सको। इसके दो तीन और भी अप्रोचेज हैं, चलो वो मैं बता देता हूँ। एक ऐसी अप्रोच है कि आप, अभी हम लोग बारी बारी एक एक वेरिएबल को टेम्प के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी रो को एक साथ करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्प की 1D array बना सकते हैं। हम टेम्प की 1D array बना के भी कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि आप टेम्प की 2D array बना लो। 2D array बनाओ, उसमें फ्लिप्ड वैल्यूज ही डालो, वैल्यूज को फ्लिप करके ही डालो, और उसके बाद उसको आउटपुट कर दो, उसको सॉरी अपनी मेन जो 2D array है पिक्चर, उसके साथ एक्सचेंज कर दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तीन अप्रोचेस हैं। आप एटलीस्ट ट्राई करो कि ये सवाल खुद करो, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सवाल था आपके जो नॉर्मल सवाल आपको मिलते हैं CIs के उससे। तो खैर, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी मसला हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ आप लोगों को। खैर, चलो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।